नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेटोरिया बिहार तथ्य संग्रह। इसमें आज पढ़ेंगे प्राचीन बिहार। ठीक है, चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिहार सामान्य परिचय। बिहार सामान्य परिचय। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा गया। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को बिहार कहा गया। इनमें बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना स्थल भी कहा गया और बौद्ध भिक्षुओं के स्थान को प्रार्थना स्थल भी कहा गया। नालंदा महाबिहार, विक्रमशिला महाबिहार एवं वदनपुरी महाबिहार बिहार में स्थित प्रमुख बिहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा बिहार, हम लोग जो मैप है इस तरह से, और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण की ओर हो गया आपका दूरी कितना हो जाएगा, ये रहा 345 यानी 345। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूर्व से पश्चिम की ओर ये हो जाएगा 483 यानी 483। चलते हैं नेक्स्ट। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड और 27 डिग्री 31 मिनट। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। भारत में स्थिति बिहार की क्या है, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, राज्य की आकृति कैसी है, तो राज्य की आकृति आयताकार है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा बिहार। इसमें ये जो है बिहार, ये रहा बिहार अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा क्या है, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया। 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। बंगाल राज्य 1905 ईस्वी में इस तरह से था। बढ़ते बढ़ते ये बिहार जो ऊपर दिख रहा है, जो मार्का करें हैं, ये वाला, एक सेकेंड, ये रहा अभी जो बिहार है, यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बंगाल से पृथक राज्य बिहार की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड और उड़ीसा राज्य सम्मिलित है। तो इसमें बंगाल से पृथक जब हुआ था तो उस समय बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित है। झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित है। ये कब हुआ, तो बंगाल से पृथक होने के बाद इस तरह से बिहार बना था। ठीक है, बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912। ये रहा बिहार, इस तरह से पहले था। फिर उसका क्या हुआ कि उड़ीसा भी डिवाइड हो गया। इसके बाद बिहार इस तरह से दिखेगा, ये रहा, इस तरह से दिख रहा है। बिहार झारखंड एक में है अभी, जो उड़ीसा वाला हुआ था। तो बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित है। ये 1 अप्रैल 1936 का दिखा रहा है। फिर उसके बाद झारखंड भी अलग हुआ। तो इसका पिक्चर किस तरह से बना, आप देख लीजिए। ये रहा बिहार। अब बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। जब झारखंड में था, बिहार सटा हुआ था, बिहार से झारखंड भी सटा था, तो उसमें 55 जिले थे। बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया। और 2001 में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 38। ठीक है, ये रहा झारखंड बंटवारा होने के बाद। ये जब बंटवारा हुआ तो बिहार का कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिले मिलाकर बनाया गया है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य को तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का लगभग कितना, 45.845% झारखंड को मिला है बिहार से। जब डिवाइड हुआ बिहार को तो झारखंड को कितना मिला है, 45.845। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में कुल कितने जिले हैं, 24। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा कब की गई, 12 दिसंबर 1911 को। फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य के गठन की अधिसूचना घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन किया गया था, जो झारखंड और उड़ीसा सम्मिलित था उस समय। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा क्या हुआ, उड़ीसा अलग हो गया। बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया। अब बिहार का अंतिम विभाजन होगा। उसके बाद अब बिहार विशेष तथ्य पर चलेंगे हम लोग। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या
10,40,000 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार है। कुल जनसंख्या बिहार जाति जनगणना 2022-23 के अनुसार कितना हुआ? तो अब हो गया है 13,07,25,310। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर चौड़ाई में बिहार के, तो 483 जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसका? 173 फीट यानी 53 मीटर। औसत वर्षा 112 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और भारत का तीसरा जनसंख्या के अनुसार है बड़ा राज्य। ठीक है, यहाँ पे प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, 38वां जिला अरवल है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, पंचायत 8,058 है, और नगर निगम की संख्या 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा बना है। फिर उसके बाद नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है, पुलिस जिला 40 है। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। बगहा जो है और नवगछिया है ये पुलिस जिला है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बिहार विधायिका के बारे में देखते हैं। तो बिहार विधायिका में बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें। 2 सीटें कौन कौन है? कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो लोकसभा में कितनी है? 6। लोकसभा में 6 कौन कौन सा है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। अब बिहार राज्य की चौगाती पढ़ेंगे। उत्तर में कौन है? उत्तर में नेपाल पड़ जाएगा। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दक्षिण की ओर देखेंगे तो दक्षिण की ओर झारखंड राज्य है। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूरब की ओर देखेंगे तो पूरब की ओर पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पूरब की ओर बिहार से पूरब की ओर। और पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा, ये नेपाल है उत्तर की ओर, ये उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम की ओर, और ये पश्चिम बंगाल जो है पूरब की ओर। ठीक है, ये रहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सभी उत्तर की ओर। पूरब की ओर देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, इधर आ जाते हैं तो पश्चिम की ओर कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, और इधर देखते हैं झारखंड की तरफ हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। 1 2 3 4 5 6 7, एक कैमूर हो जाएगा। कैमूर उत्तर प्रदेश, ये झारखंड है ना, झारखंड की ओर से देख लेते हैं। 8 जिला कैमूर है। ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये नहीं है कैमूर। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार की राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या गेंदा है? 2013 में घोषित किया गया। धार्मिक मान्यताओं का कारण दिया गया पीपल को। और राजकीय पशु का क्या है? तो बैल है। 2013 के पूर्व में ऋक्ष था। राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राजकीय पक्षी गौरिया है। 2013 के पूर्व पत्थर था। और मांगुर जो है 2008 में घोषित किया गया राजकीय मछली। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठ हार तुझको सत सत बंधन बिहार। गीतकार सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई? 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा प्रमंडल सारण में 3 जिले, तिरहुत में 6, दरभंगा में 3 जिले, कोसी में 3 जिले, पूर्णिया में 4, पटना में 6, मगध में 5, मुंगेर में 6, भागलपुर में 2। सारण में कौन कौन? तो इसका सारण का मुख्यालय छपरा प्रमंडल का, और सारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। तिरहुत में मुजफ्फरपुर मुख्यालय, उसमें हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर,
वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। दरभंगा में, दरभंगा की ओर देखेंगे तो मुख्यालय इसका हो जाएगा दरभंगा में ही होगा। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, 3 जिला। कोसी में देखेंगे तो 3 जिला इसमें भी आता है, और इसमें मुख्यालय इसका सहरसा, और संबंधित जिला सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया में देखेंगे तो पूर्णिया मुख्यालय है, और 4 जिला था इसमें, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में देखेंगे तो पटना में 6 जिला, पटना जिला, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में देखें तो 5, इसका मुख्यालय गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, और ये 5 हो गए। मुंगेर देखेंगे तो 6, इसका मुख्यालय मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में देखेंगे प्रमंडल में तो कितना है, 2 है इसमें, भागलपुर और बांका। ठीक है, ये रहा। तिरहुत में, मधुबनी में 3, एक सेकंड, मधुबनी ये रहा। इस तरह से पिक्चर एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार को इस तरह से देखते हैं: पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध जैन धर्म, और मौर्य एवं गुप्त वंश। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, एक पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद और चेचर, मनेर, सोनपुर, सारण से ताम्र परस्तर वस्तु हुए और मेरुदंड से प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया रेज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पटना, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक पुरातात्विक स्रोत में सब है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्य के स्रोत देखेंगे तो साहित्य के स्रोत में आ जाएगा रामायण, महाभारत, पुराण, और बौद्ध रचनाएं में आ जाएगा मुद्दा निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक। जैन रचनाएं में देखेंगे तो भगवती सूत्र आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान, इप्सी और हैंसान की यात्रा का वृत्तांत मिला है। साहित्य के स्रोत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। देखते हैं पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में कौन कौन हो जाएगा, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इस काल में मानव आर्कटेक एवं खाद्य संग्रह था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण देखेंगे तो मध्य पाषाण इस काल में मानव आर्कटेक और खाद्य संग्राहक और पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। ये अवशेष 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नव पाषाण की ओर देखते हैं तो नव पाषाण की ओर इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया और मानव बस्तियों में निवास करने लगे। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए। चिरांद, चेचर, मनेर, सनुआर से पत्थर एवं हड्डिया के औजार प्राप्त हुए। चिरांद, सारण और चेचर वैशाली में, मनेर पटना में और सनुआर रोहतास में। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए। कैमूर की पहाड़ियाँ और नवादा, जमुई से क्या हुआ, गुफा चित्र प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 25 ईसा पूर्व के हैं। ताम्र पाषाण की ओर देखते हैं तो ताम्र पाषाण की ओर चिरांद, सोनपुर, तारडीह, चेचर, मनेर, सोनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल की ओर। वैदिक काल की ओर देखते हैं तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पूर्व वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल है। पूर्व वैदिक को ऋग्वैदिक सभ्यता, एक सेकंड, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार क्षेत्र में ये विकसित था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वार्ते शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वार्ते शब्द से संबोधित किया गया। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को
पवित्र प्रदेश कहा गया है। अब महाजन पद काल की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या, तो इसमें प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ और जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में, अंत में महाजन पदों के रूप में, पहला जन के रूप में, फिर उसके बाद जनपद के रूप में, उसके बाद अंत में महाजन पद के रूप में। और इन महाजन पदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजन पद का प्रमाण मिला। दक्षिण भारत में एक महाजन पद का प्रमाण पत्र मिला और ये महाजन पद ही भारत में ही राजनीतिक का उत्थान केंद्र बिंदु बना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजन पदों की जानकारी में थे। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों की जानकारी में थी है। अब ये 16 महाजन जनपद जो है, इसकी राजधानी देख लेते हैं हम लोग। मगध की राजधानी गिरिवज या राजगीर, अंग की राजधानी चंपा, वजीसम की राजधानी वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती, मल की राजधानी कुशीनगर, वश की राजधानी कौशाम्बी, पूर्व की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी ऐशद्र और सुरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी शक्तिमती और अवंती की राजधानी उज्जैन महेशमती और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, असम की राजधानी पोतन या पोटली, काम्बोज की राजधानी हाटक राजपुर, कंधार की राजधानी तहसीला। ठीक है। अब कंधार जो है, कंधार कहाँ अभी पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में है। ठीक है। अब वर्तमान क्षेत्र कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, इसमें देखते हैं। मगध जो है बिहार में है, पटना गया नालंदा क्षेत्र है। अंग क्या है, अंग अभी बिहार में ही है, भागलपुर मुंगेर क्षेत्र है। वजीसन बिहार में है, वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र और काशी उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। कोशल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में है। मल उत्तर प्रदेश देवरिया में है। प्रयागराज वत्स जो है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के पास में है, ये जो अभी क्षेत्र में है। कुरु जो है अभी कुरु दिल्ली की ओर है। पंचाल उत्तर प्रदेश बरेली बदायूं के और सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश मथुरा। चेदी अभी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश ग्वालियर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास में है ये क्षेत्र। ठीक है। चेदी अवंती, अब देखते हैं अवंती के किधर है, तो अवंती ये आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। अवंती अभी कहाँ, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। असमक महाराष्ट्र तेलंगाना। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद है कौन, असमक। दक्षिण भारत का एकमात्र, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद कौन है, असमक। ठीक है। और राजस्थान में ये है मत्स्य जनपद जो है, मत्स्य ये जहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक है। काम्बोज कहाँ, तो पश्चिम पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। ये वर्तमान क्षेत्र अभी देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 16 महाजन पदों में 3 महाजन पद का विस्तार बिहार में है। वाजी, लिच्छवी, वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र है। मगध जो है पटना बिहार नालंदा क्षेत्र है। अंग जो है भागलपुर मुंगेर क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक बार ये पिक्चर देख लेते हैं। ये जो है छोटा वाला सबसे कबीला, फिर उसके बाद जन आया, उसके बाद जनपद बना, उसके बाद फिर महाजनपद बना, इस तरह से बना। ठीक है। बड़ा बड़ा क्षेत्र होते गया। नेक्स्ट देखते हैं। वजी संघ महासंघ, वजी संघ महाजनपद, वजी संघ महाजनपद, वजी संघ 8 राज्यों का संघ, वजी संघ 8 राज्यों का संघ और कुल था। वजी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, पुरु, इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। वजी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। वजी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन था, लिच्छवी। लिच्छवी की राजधानी क्या कहाँ थी, तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। वैशाली नगर की स्थापना किसने की, तो विशाल ने की। ठीक है। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वजी संघ के प्रमुख जनपद थे। वजी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई। विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दी गया, तो वजी संघ लिच्छवी को। नेक्स्ट देखते हैं। मगध महाजनपद, मगध राजनीति, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। कौन सबसे अधिक शक्तिशाली था, तो मगध महाजनपद। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, गिरिवज राजगीर प्रारंभिक राजधानी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी, विप्लाचल से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कौन से वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंग महाजनपद की देखते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं हम। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक भरतत को हराकर मगध शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। किसने मिलाया था, बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था, बिम्बिसार ने। अंग के अंतिम शासक कौन था, भरतत। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की और बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है।
किसका? जरासंध। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था और इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष के कारण देखते हैं। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी और 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था और जहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था। वृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। वृहदत्त का वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अब पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व और बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक चला। इस वंश की स्थापना हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व के तक हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार कब तक? तो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया और उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी और इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ और उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी और चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रबोध के साथ मैत्री संबंध बनाया और बिंबिसार ने चंद्र प्रबोध के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा और बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। नेक्स्ट देखते हैं अब अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ये जो बिंबिसार की हत्या के था 492 से 460। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश के शासक बना और उसका वास्तविक नाम पुरी था। किसका? अजातशत्रु का। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत काशी वापस ले लिया और कौशल देवी की मृत्यु और बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ और अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को जीत भी लिया, पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी को पर अधिकार कर लिया, काशी को वापस लिया। तो ये फिर उससे लड़ लिया प्रसेनजीत से और काशी फिर अधिकार में अपना ले लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वजिष्ठ एवं मल्ल को पराजित किया। अजातशत्रु ने किसे पराजित किया? वजिष्ठ एवं मल्ल को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, ठीक है, और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। किसने? अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इसके बाद उद्यान को देखते हैं। उद्यान को देख रहे हैं क्या इसमें है? तो उद्यान 460 से 444 ईसा पूर्व तक चला। इसका सिंघल अनुसूरी के अनुसूची के अनुसार 460 ईसा पूर्व उद्यान ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अपना पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और उद्यान यानी उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और गंगा सोन एवं गंडक संगम के तट पर स्थानांतरित किया। उद्यान के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। उद्यान के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक बना। हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश में पितृहर्ता वंश भी कहा गया। देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स कौशाम्बी को भी मगध में शामिल किया। वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में क्या किया? शामिल कर लिया। कौन? शिशुनाग को। शिशुनाग ने और 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में इसे काकवन भी कहा गया। किसको? कालाशोक को। इसमें पुराणों में कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया। जब शिशुनाग ने वैशाली स्थानांतरित किया था, राजधानी बनाया, उसको फिर किसके कहाँ कर दिया? तो ये पाटलिपुत्र कर दिया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र पुनः। नेक्स्ट देखते हैं। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब देखते हैं नंदवंश। नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की स्थापना की थी। महापद नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। कौन? महापद नंद एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण की और पाली ग्रंथों में महापद नंदन को उग्रसेन भी कहा गया। किसमें? पाली ग्रंथों में। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। किसको? महापद नंद को।
महापद्नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मा, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्नंद के समय में हुआ था। व्याकरण महान विद्वान पाणिनि महापद्नंद के समकालीन थे। पाणिनि जो महापद्नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। और घनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। और नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। नंद वंश और मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। किसकी सेना? सिकंदर की सेना ने। नेक्स्ट देखते हैं। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व है। जस्टिन एवं स्ट्रोबर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व के सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। कौन पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार के समय हिंदुकुश पर्वत, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में सौराष्ट्र, पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्यागकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। कौन से पर्वत? चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्यागकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिया। उसके बाद हम लोग बिंदुसार के बारे में देखते हैं। तो 298 से 272 ईसा पूर्व बिंदुसार के शासन का। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और अमित्रघात सिंह सेन आदि नाम से भी बिंदुसार को जानते हैं। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डाइनोसियस नामक राजदूत भेजा था। और बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा और इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर और उद्गोलम अभिलेख में अशोक नाम उल्लेख मिलता है। नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेखों में अशोक नाम ही मिलता है अशोक के। और सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की और हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया और कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यवधान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब देखते हैं अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष। तो महत्वपूर्ण 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें में धम्म की शिलालेखों में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया।
अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में। अशोक के बाद अशोक के बाद दशरथ एक सेकंड अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया और ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवाधर्मन, सतधनुष, बृहदत्त। कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवाधर्म और सतधनुष बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक गिरिदत्त। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक रहा। मौर्य प्रशासन के बारे में देखते हैं। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ नहीं थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विस्तार देश, प्रांत और विषय ग्राम में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए आमद थे, प्रशासनिक अधिकारी एवं तीर्थ उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या 18, प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित है। समाहर्ता किसी का राजस्व विभाग के प्रधान को शनिदाता, राजकीय कोषाध्यक्ष को सिद्धाध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि विभाग के प्रधान को पर्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के प्रधान को अक्षपटलाध्यक्ष, महालेखाकार को सैन्य विभाग के सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। एक पैदल सेना, दूसरी हाथी सेना, तीसरी घुड़सवार सेना, चौथी रथ सेना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा गया। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गुढ़ पुरुष कहा जाता था और अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक संस्था, एक संचार। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना, असंचार घूम कर गुप्तचरों का कार्य करना। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था। उत्तरापथ तसीला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राच्य पूर्वी पथ पाटलिपुत्र, अवंती उज्जैनी और कलिंग तुषाली। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था और विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया। ग्राम का प्रधान ग्राम ही कहलाया। 10 गांवों के समूह प्रमुख गोप कहा गया। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में 5 सदस्य होते थे, अर्थात कुल 30 सदस्य द्वारा नगर संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग, व्यापार था और सर्वाधिक आय कृषि से होती थी। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा गया। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त हुआ। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भड़ौच और भरूच था, जो गुजरात था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। अगर कोई कर टैक्स चोरी करता था तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था उसमें। सामाजिक व्यवस्था देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में समाज 7 वर्णों में विभाजित था। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कौटिल्य के अनुसार देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था और मेगास्थनीज के अनुसार देखेंगे तो 7 वर्णों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर और कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था और जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का प्रचलन स्वीकार नहीं किया। मेगास्थनीज ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यवृत्ति के प्रमाण भी मिले। इस काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपजीवा कहा गया। मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों में स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरचना में विकसित कला को राजकीय कला और स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला। स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला कहा गया और राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला कहा गया। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ और स्थापत्य कला राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार प्रमुख था। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के प्रमाण मिले। लोक कला के रूप में यश याचनी की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना से प्राप्त याचड़ी की मूर्ति, अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्म उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की और उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा। किनको? गौतम बुद्ध को। कौन किया था? एल्ड्रिन ने, सर एडविन एल्ड्रिन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने 4 दृश्य देखा। बुढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव एवं एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया और संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपना प्रथम गुरु लाल कलाम और राजगीर में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र से दीक्षा ग्रहण की। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर का देख लेते हैं एक बार। ये रहा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। एक सेकंड, क्या काम नहीं कर रहा? हाँ, उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सुधोधन और उनके माता का नाम महामाया देवी और उनकी सौतेली माँ यामावसी का नाम प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनके पुत्र का नाम राहुल और उनके सौतेले भाई का नाम देवदूत। उनके कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय और उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक। और नेक्स्ट देखते हैं, उनके सारथी का नाम चाड़ और उनके अन्य का नाम शाक्य मुनि। ठीक है, और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को देखते हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब अष्टांगिक मार्ग देखते हैं बौद्ध धर्म में। तो इसमें आ जाएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सभी अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में? तो पाली में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर महल में 80 वर्ष की आयु में। और बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म। एक सेकंड। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे, कौन कौन देखते हैं। बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर बल दिया। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मांस सेवन का त्याग। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम में उसके प्रतीक देखते हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़, महाविष्कर्मण गृह त्याग का घोड़ा, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति में पीपल बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण में मृत्यु प्राचीन स्तूप, धर्म चक्र प्रवर्तन में प्रथम उपदेश चक्र। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। उनमें एक है हीनयान, महायान। हीनयान परिवर्तन विरोधी, महायान परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। और बौद्ध संगीति सभा देखते हैं। बौद्ध संगीति सभा वैसे तो चारों पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, देखने के बाद देख लेते हैं इसको भी। प्रथम हो गया आसान राजगीर, 483 ईसा पूर्व वर्ष हो गया और शासक अजातशत्रु थे, उसमें अध्यक्ष महाकश्यप और विशेषतः सुपीटक विनय पीटकों की रचना। द्वितीय में 383, तृतीय 250 ईसा पूर्व, चतुर्थ ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी। द्वितीय स्थान वैशाली और शासक कालाशोक और अध्यक्ष शाबाकामी, महासंघिक एवं स्थावीर के रूप में विभाजन। तृतीय में पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय, मोगालीपुत्र 30 और अभिधम पीटक के संकलन। चतुर्थ में कुंडल वन कश्मीर में उस समय शासक कनिष्क और अध्यक्ष वासुमित्र अशोक और महायान हीनयान का विभाजन चतुर्थ में ही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक क्या है? तो सुपीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। बुद्ध के उपदेशों का संकलन, और विनय पीटक संघ के नियमों का संकलन और अभिधम पीटक बुद्ध के दर्शनों के विचारों का संकलन। सबसे बृहद भी है पीटक, जिसका संकलन आनंद ने किया। विनय पीटक सबसे उत्तम पीटक, जिसका संकलन उपाली ने किया। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल चैत्य स्तूप विहार। बौद्ध धर्म के
पूजा घर है चैत्य, और बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल स्तूप, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बिहार। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जैन धर्म पढ़ेंगे, ठीक है।